नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है गुणात्मक प्रविधियाँ, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अवलोकन के बारे में। इसका पार्ट 1 पहले पढ़ाया जा चुका है। यह BA सेकेंड ईयर के सिलेबस का भाग है। इसके पार्ट 1 में हमने अवलोकन का अर्थ, अवलोकन के प्रकार के अंतर्गत अनियंत्रित अवलोकन यानी सहभागी, असहभागी और अर्ध सहभागी अवलोकन के बारे में पढ़ चुके हैं। आज इसके पार्ट 2 में हम नियंत्रित अवलोकन, जिसके अंतर्गत घटनाओं पर नियंत्रण और अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण एवं सामूहिक अवलोकन के बारे में पढ़ेंगे। तो है नियंत्रित अवलोकन यानी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। समाज वैज्ञानिकों के विकास के साथ साथ यानी समाज विज्ञानों के विकास के साथ साथ सामाजिक अनुसंधान की प्रविधियों में भी परिवर्तन आया है। यानी जैसे जैसे सामाजिक विज्ञानों में का विकास हो रहा है, उसी प्रकार से सामाजिक अनुसंधान की जो टेक्निक्स हैं उनमें भी परिवर्तन आ रहा है। इसी के परिणाम स्वरूप अनियंत्रित अवलोकन की कमियों को दूर करने के लिए नियंत्रित अवलोकन विधि का विकास हुआ। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है। वह वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी या मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। वह तो तथ्य संकलन के विभिन्न साधनों का प्रयोग करने का कार्य करता है। ये साधन स्वयं ही सामग्री का संग्रहण करते हैं, इसलिए इस विधि में तटस्थता तथा वैश्विकता बनी रहती है एवं तथ्यों का सत्यापन सरल रहता है। इस विधि को पूर्व नियोजित अवलोकन, संरचित अवलोकन या व्यवस्थित अवलोकन भी कहा जाता है। नियंत्रित अवलोकन में तथ्यों का संकलन निश्चित एवं पूर्व नियोजित योजनाओं द्वारा किया जाता है। वर्तमान में इस विधि का प्रयोग नेतृत्व, आक्रमण, उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों एवं शिशुगृहों के बच्चों के अध्ययन के आदि के लिए किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में निम्नांकित बातें स्पष्ट की जाती हैं। पहला है, अवलोकित की जाने वाली इकाइयों को स्पष्टतः परिभाषित किया जाता है। अवलोकन से संबंधित तथ्यों का चुनाव किया जाता है। अवलोकन की दशाओं, व्यक्तियों, समय तथा स्थान का निर्धारण किया जाता है। सूचियों को लेखबद्ध किया जाता है। अवलोकन में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों जैसे फोटोग्राफ, नक्शे, अनुसूचियाँ, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का निर्धारण किया जाता है। चूँकि इस विधि में समय, श्रम एवं धन की बचत होती है तथा अध्ययन में वस्तुनिष्ठता, प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता बनी रहती है, अतः विशेष क्षेत्रों में किए जाने वाले अध्ययनों के लिए इसका अधिक प्रयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत अनुसंधानकर्ता या अध्ययनकर्ता स्वयं या घटना पर योजनाबद्ध रूप से नियंत्रण रखता है और इसी नियंत्रण के कारण वास्तविक स्थिति एवं प्राप्त सामग्री के बीच एक कड़ी एवं मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। अब है नियंत्रित अवलोकन के प्रकार। नियंत्रित अवलोकन के 2 प्रकार बताए जा सकते हैं। पहला है अवलोकित की जाने वाली घटनाओं पर नियंत्रण रखकर, और दूसरा है स्वयं अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखकर। घटनाओं पर नियंत्रण। जिस प्रकार प्राकृतिक विज्ञानों में वैज्ञानिक भौतिक विश्व की परिस्थितियों को प्रयोगशाला की नियंत्रित अवस्थाओं के अंतर्गत लाकर नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करता है, उसी प्रकार से समाज वैज्ञानिक भी सामाजिक घटनाओं को सामाजिक परिस्थितियों के अंतर्गत नियंत्रित करने एवं अध्ययन करने का कार्य करते हैं। दूसरा है अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण। नियंत्रित अवलोकन की दूसरी विधि यह है कि जिसमें अवलोकनकर्ता घटना के बजाय स्वयं अपने पर नियंत्रण लागू करता है। सामाजिक घटना की प्रकृति ही ऐसी होती है कि उस पर नियंत्रण लागू करना कठिन है। ऐसी स्थिति में अनुसंधानकर्ता या अवलोकनकर्ता
स्वयं पर ही नियंत्रण लागू कर अध्ययन में आने वाले पक्षपात और व्यक्तिगत प्रभाव से बच सकता है। अवलोकनकर्ता पर नियंत्रण रखने के लिए साक्षात्कार, अनुसूची, फोटोग्राफ, टेप रिकॉर्डर, नक्शे, क्षेत्रीय नोट्स, डायरी, कैमरा, फिल्म आदि यंत्रों का उपयोग किया जाता है। अब है नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में अंतर। नियंत्रित अवलोकन में घटनाओं या परिस्थितियों पर नियंत्रण रखकर अध्ययन किया जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में घटनाओं को उनके स्वाभाविक एवं स्वतंत्र रूप से देखा जा सकता है, उन पर कोई नियंत्रण लागू नहीं किया जाता है। नियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर नियंत्रण होने पर उसे एक निश्चित सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में अध्ययनकर्ता पर किसी प्रकार का नियंत्रण न होने से वह मुक्त एवं स्वाभाविक व्यवहार करता है। नियंत्रित अवलोकन में एक पूर्व नियोजित योजना के अनुसार अध्ययन करना होता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में पूर्व नियोजन की कोई आवश्यकता नहीं होती है। नियंत्रित अवलोकन में अनुसूची, फोटोग्राफ, मानचित्र, टेप, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाता है, जो अनियंत्रित अवलोकन में आवश्यक नहीं है। नियंत्रित अवलोकन में कृत्रिमता एवं बनावटीपन आ जाता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविकता बनी रहती है। नियंत्रित अवलोकन से सीमित क्षेत्र एवं विशेष व्यवहारों का ही अध्ययन किया जा सकता है, जबकि अनियंत्रित अवलोकन से संपूर्ण समुदाय का अध्ययन किया जा सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे सामूहिक अवलोकन के बारे में। अवलोकन की इस विधि में अध्ययन कार्य किसी एक व्यक्ति द्वारा ना किया जाकर विभिन्न अध्ययनकर्ताओं के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि अवलोकन की सामूहिक अवलोकन के अंतर्गत अध्ययनकर्ता या अध्ययन का कार्य एक व्यक्ति द्वारा ना किया जाकर एक समूह द्वारा या अध्ययनकर्ता के एक समूह द्वारा किया जाता है। इसे सामूहिक अवलोकन या समूह के अंतर्गत समूह जब अध्ययन करता है तो उसे सामूहिक अवलोकन कहते हैं। सिन पाओ यिंग ने इसे स्पष्ट करते हुए लिखा है कि सामूहिक अवलोकन नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रण है। यह अवलोकन अनेक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों का अवलोकन करने तथा उनका आलेखन करने पर निर्भर होता है। सामूहिक अवलोकन में अवलोकन का कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक साथ किया जाता है। इसमें नियंत्रित एवं अनियंत्रित दोनों अवलोकन पद्धतियों का मिश्रण होता है। सभी अवलोकनकर्ताओं में कार्य का बंटवारा होता है और उनके कार्यों का समन्वय एक केंद्रीय अधिकारी द्वारा किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कई देशों में हुआ है। सन 1937 में इंग्लैंड के लोगों के स्वभाव, विचार एवं जीवन के अध्ययन हेतु एवं 1944 में जमैका की स्थानीय दशाओं के अध्ययन हेतु इस विधि का प्रयोग किया गया। चूँकि यह विधि एक खर्चीली विधि है और इसमें कुशल प्रशासन की आवश्यकता होती है, अतः यह विधि किसी व्यक्ति के बजाय सरकारी या अर्ध सरकारी संगठनों द्वारा प्रयुक्त की जाती है। अब है अवलोकन की विश्वसनीयता के उपाय। यानी अब जो हमारा अवलोकन जो कि हम अनुसंधान या किसी भी घटना के अध्ययन के लिए कर रहे हैं, वह उसे कैसे विश्वसनीय बनाया जा सकता है। अवलोकन में प्रामाणिकता एवं विश्वसनीयता लाने के लिए निम्नांकित उपाय अपनाने जाने चाहिए। इसमें पहला है विस्तृत अवलोकन योजना। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए अवलोकनकर्ता को अवलोकन की एक विस्तृत योजना कार्य प्रारंभ करने से पहले ही बना लेनी चाहिए, जिसके अंतर्गत यह तय कर लिया जाए कि कौन कौन से तथ्यों का संकलन करना है और किस प्रकार से।
दूसरा है अनुसूची का प्रयोग। अवलोकन की विश्वसनीयता के लिए अवलोकन अनुसूची का प्रयोग भी किया जाना चाहिए। अवलोकनकर्ता घटनाओं को देखता जाता है और अनुसूची में लिखे प्रश्नों का उत्तर भरता जाता है। जहाँ एकाधिक व्यक्ति अवलोकन में लगे हुए हों, वहाँ अध्ययन को वैश्विक एवं प्रमाणित बनाने के लिए अनुसूची का प्रयोग लाभदायक होता है। दूसरा उपाय है प्राक्कल्पना का निर्माण। विधिवत अवलोकन में प्राक्कल्पना का निर्माण एक केंद्रीय चरण है। इससे अध्ययन में विशिष्टता एवं स्पष्टता आती है। इससे अध्ययनकर्ता उन्हीं तथ्यों का संकलन करता है जो अध्ययन से संबंधित होते हैं या उधर उधर के निरर्थक तथ्यों के संकलन से वह बच जाता है या समय एवं श्रम नष्ट नहीं करना पड़ता है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक यंत्रों का प्रयोग। अवलोकन को प्रमाणित एवं विश्वसनीय बनाने के लिए वैज्ञानिक यंत्रों जैसे फोटो, टेप रिकॉर्डर, फिल्म आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे अध्ययनकर्ता द्वारा कोई गलती नहीं हो पाए। इसके बाद है समाजमिति पैमाने का प्रयोग। अवलोकन में विश्वसनीयता लाने के लिए समाजमिति पैमाने का प्रयोग किया जाना चाहिए। समाजमिति पैमाने में गुणात्मक तथ्यों को गणितीय माप में ज्ञात किया जाता है। इससे अध्ययन में स्पष्टता व शुद्धता आ जाती है। नेक्स्ट है सामूहिक अवलोकन। सामूहिक अवलोकन का हम पूर्व में उल्लेख कर चुके हैं। इसे कई व्यक्तियों द्वारा एक ही घटना का अध्ययन साथ साथ किया जाता है। उनके निष्कर्षों की परस्पर तुलना की जाती है। यदि कोई अंतर हो तो उसका कारण ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार सामूहिक अवलोकन में पक्षपात आने के अवसर नहीं रहते और इसमें भिन्न विषयों के विशेषज्ञों की सहायता ली जा सकती है। अब है अवलोकन विधि की उपयोगिता या गुण। अवलोकन विधि की उपयोगिता, महत्व एवं गुणों को हम इस प्रकार समझ सकते हैं। इसमें पहला है सरल एवं प्राथमिक पद्धति। सामाजिक अनुसंधान की विभिन्न विधियों में अवलोकन विधि सबसे सरल है और प्राथमिक पद्धति है, क्योंकि अन्य विधियों की तरह इसमें अवलोकनकर्ता के लिए विशेष ज्ञान और प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। मानव प्राचीन काल से ही अवलोकन का प्रयोग स्वाभाविक रूप से करता आ रहा है, इसीलिए यह प्राथमिक विधि कही जाती है। यथार्थता एवं विश्वसनीयता। चूँकि अवलोकन पद्धति में अनुसंधानकर्ता दूसरों पर निर्भर न रहकर स्वयं अपने नेत्रों द्वारा घटनाओं का अवलोकन करता है, अतः यह विधि अन्य विधियों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। इसके बाद है प्राक्कल्पना के निर्माण में सहायक। अवलोकन में व्यक्ति को कई घटनाओं को देखने, सुनने व समझने का अवसर मिलता है। इससे उसके अनुभवों में वृद्धि होती है और उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप अवलोकनकर्ता विभिन्न प्राक्कल्पनाओं का निर्माण कर सकता है। इसके बाद है सर्वाधिक प्रचलित विधि। सामाजिक अनुसंधान की सबसे प्रचलित विधियों में अवलोकन विधि लोकप्रिय पद्धति या लोकप्रिय विधि मानी जाती है, जिसका प्रचलन अनादिकाल से ही चला आ रहा है। सत्यापन की सुविधा। अवलोकन विधि में संकलित किए गए तथ्यों की सत्यता की परख सरलता से की जा सकती है। अवलोकनकर्ता एक ही घटना को कई बार घटते देख सकता है, जो कि अन्य विधियों में संभव नहीं है। इसके बाद है निरंतर उपयोग की सुविधा। अवलोकन का प्रयोग निरंतर किया जा सकता है। हम हमारे आसपास की घटनाओं का अवलोकन कर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं और प्राक्कल्पनाओं का आधार तैयार कर सकते हैं। अब इसके बाद है अवलोकन पद्धति के दोष या सीमाएं। पहला है ज्ञानेंद्रियों की सीमाएं। अवलोकन का कार्य ज्ञानेंद्रियों, विशेषकर नेत्रों द्वारा किया जाता है, जिनकी शक्ति अचूक नहीं है। ये कई बार विभिन्नतापूर्ण, अनिश्चित, पक्षपातपूर्ण ढंग से काम करती हैं। नेक्स्ट है व्यवहार की कृत्रिमता। जब लोगों को यह पता चलता है कि उनके व्यवहारों का अवलोकन किया जा रहा है, तो वे अपने व्यवहार में कृत्रिमता ले आते हैं
और स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है। इसके बाद है पक्षपात की संभावना। अवलोकन में अवलोकित घटनाओं का निर्वचन अवलोकनकर्ता पर ही निर्भर करता है। निर्वचन यानी व्याख्या में उसके विचारों, मूल्य, आदर्शों, संस्कृति का प्रभाव भी पड़ता है। अतः अध्ययन के निष्कर्ष दोषपूर्ण हो सकते हैं। कुछ अध्ययनों में अनुपयुक्त। कई ऐसी घटनाएं हैं जैसे अपराध, व्यक्तिगत जीवन का इतिहास आदि जो अवलोकन का अवसर नहीं देती हैं। सभी घटनाओं के घटित होते समय अवलोकनकर्ता वहाँ उपस्थित भी नहीं होता तथा न ही विभिन्न घटनाओं या विभिन्न अवलोकन विधियों के द्वारा सभी घटनाओं का अध्ययन किया जा सकता है। कुछ घटनाएं ऐसी भी होती हैं जिनका अवलोकन निषिद्ध होता है, जैसे प्रेमी प्रेमिका का व्यक्तिगत जीवन इत्यादि। कहने का तात्पर्य है कि अवलोकन विधि की कुछ सीमाओं के होते हुए भी सामाजिक अनुसंधान में इसका प्रयोग प्राचीन काल से होता आया है। सरल, विश्वसनीय, उपयोगी एवं सत्यापन की सुविधा प्रदान करने वाली विधि के रूप में इसका महत्व सदैव ही बना रहेगा। समय के साथ साथ इसमें कई सुधार हुए हैं और यह दिनों दिन अधिक प्रामाणिक व विश्वसनीय विधि बनती जा रही है। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।